हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई कोचिंग। ई कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। माय नेम इज विक्रम सिंह राजपुरोहित। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट सीमेट। सीमेट का एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है, इसके साथ में कौन कौन सी कॉलेज का स्कोर एक्सेप्ट करती है, एग्जाम की डेट कब रहने वाली है, सब पार्ट को अपन वन बाय फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा ऑल अबाउट सीमेट। सीमेट के एग्जाम के पेपर पैटर्न को चेक करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट अपन चेक करेंगे सीमेट एग्जाम से साथ में आपका मेन टारगेट ये नहीं हो जाए सीमेट को मैं टारगेट करूं। मैंने आपसे बोला है कि अगर आप कैट के एग्जाम की फाइट कर रहे हैं तो आपके साथ में कुछ बैकअप चीजें होनी चाहिए। उन सारे एग्जाम को तुम्हें टारगेट करना चाहिए, क्योंकि कैट के साथ में कुछ ऐसी कॉलेज जो कैट का भी स्कोर एक्सेप्ट करती है एंड लाइक दूसरे एग्जाम का भी स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो वो कौन कौन से एग्जाम जिन्हें टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूं आपका मेन टारगेट कैट होना चाहिए। कैट के साथ में आपका स्नैप का टारगेट होना चाहिए, एनमेट का टारगेट होना चाहिए, आईएफटी का टारगेट होना चाहिए, जेड का टारगेट होना चाहिए, उसके बाद सीमेट का टारगेट होना चाहिए, माई कैट का आपका टारगेट होना चाहिए। एंड लास्ट जो एग्जाम अगर बात करते हैं इसका हम टारगेट करना है टीस्नेट है। इन सारे एग्जाम के बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इन सारे एग्जाम की क्या कुछ चीजें आपको अलग से एक्स्ट्रा पीछे पढ़नी चाहिए, कहां पे जीके सेक्शन आपको पढ़ना है, कहां पे नहीं पढ़ना है, कहां पे जीडी वाला पार्ट आता है, कहां पे नहीं आता है। उन सारे पार्ट को अपन वन बाय फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं और इन सारे एग्जाम का मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि इनकी प्लेसमेंट क्या कुछ रहने वाली है, टोटल नंबर बैच की साइज क्या रहती है, सारी चीजों को अपन वन बाय फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते सबसे फर्स्ट जो एग्जाम मैं आपको लेके चल रहा हूं वो एग्जाम का नाम है हमारा सीमेट। तो सीमेट का स्टार्ट करते सबसे फर्स्ट सीमेट की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। अब ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो ये एग्जाम जो कंडक्ट कराता है इंडिया के अंदर वो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है हमारी। अब चेक करते हैं सीमेट का एग्जाम कितने स्टूडेंट एग्जाम प्रिपेयर करते हैं। लास्ट ईयर का ये डेटा है 20 एंड 22 का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे जिन्होंने 58,956 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, मतलब कि 59,000 स्टूडेंट के आसपास ने इन्होंने एग्जाम फिल किया था। लेकिन एग्जाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितना अटेंड किया, 51,144 स्टूडेंट ने ओनली फॉर एग्जाम दिया है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो कैट के साथ में जो कंपटीशन रहता है इसमें थोड़ा सा कंपटीशन आपका लो रह जाता है। कैट के अंदर ऑन एन एवरेज जो फॉर्म फिल किया 2,40,000, लास्ट ईयर 42,000 के आसपास स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिल किया था और 1,92 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन आपका कम हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कि सीमेट के एग्जाम की क्या कुछ डेट है। तो ये लास्ट ईयर की डेट मतलब कि 20 एंड 22 के अंदर क्या कुछ एग्जाम का पैटर्न रहा था और किस फॉर्मेट में चीजों को लेके चला था और एग्जाम की डेट क्या थी। तो इस बार जो एग्जाम रहने वाला है 20 एंड 23 का जो एग्जाम रहेगा उसका अभी अपडेट नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो फेब के लास्ट वीक में चांसेस रहेंगे। लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी आपके 16 फेब के आसपास नोटिफिकेशन आई थी। एग्जाम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके फेब के सेकंड वीक के अंदर, लास्ट डेट थी आपके 17 मार्च। अभी मैंने आपको बोला कि फेब के लास्ट वीक में एग्जाम के चांसेस, उसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर कोविड था। लास्ट ईयर मतलब 20 एंड 22 के अंदर कोविड का इशू वापस आ गया था, इस वजह से एग्जाम को डिले किया गया था। अब बोला गया कि इस एग्जाम का जो ऑफिशियल जो अभी अपडेट्स वगैरह आ रही है कि फेब के लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा और जैन के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा 20 एंड 23 के लिए। लास्ट डेट जो थी आपके फॉर्म फिलिंग की वो आपके मार्च 17 थी और एग्जाम की जो डेट थी वो आपके अप्रैल में थी। मैंने बताया रीजन क्या था डिले होने का। अब बात करते हैं कि एग्जाम की फीस क्या कुछ रहने वाली है। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 2000 फीस रहेगी आपके और गर्ल्स के लिए जो रहेगी आपके 1000 फीस रहेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो प्लीज इसका भी सर्टिफिकेट बना दीजिए, उसके लिए 1000 फीस है। एसटी ओबीसी इन सब के लिए भी आपका 1000 फीस है। एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन होगा आपका 3 आवर, मतलब 180 मिनट आपके पास में होते हैं। मैक्सिमम मिनट आपके 180 और आराम से इसके अंदर नंबर जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आपके पास टाइम स्लॉट कितना है, 180 का टाइम स्लॉट है। ये लास्ट ईयर का 20 एंड 22 का, आपको 20 एंड 23 का अगर चेक करना है एग्जाम तो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि आपके फेब के लास्ट वीक इसका एग्जाम होगा और जैन के सेकंड वीक के आसपास की नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। एग्जाम का पेपर पैटर्न चेक करते हैं क्या कुछ चीज रहती है। सबसे फर्स्ट एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है टोटल नंबर ऑफ 180 मिनट्स का हमारे पास टाइम स्लॉट रहता है, 3 आवर्स का हमारे पास में टाइम स्लॉट है। अब 3 आवर में टोटल नंबर जो क्वेश्चन रहते हैं वो 100 क्वेश्चन है। टोटल नंबर क्वेश्चन कितने हमारे पास में 100 क्वेश्चन है। सारे के सारे एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं नॉन एमसीक्यू बेसिस पे आपको कुछ ऐसे राइटिंग टेस्ट वगैरह कुछ भी देखने के लिए आपके पास में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 180 मिनट्स का आपके पास में टाइम स्लॉट रहेगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन बता रखा है कि ईच क्वेश्चन जो है आंसर करने पे आपको राइट आंसर अगर करते हो तो +4 आपको मिलते हैं। मतलब आपने राइट क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन राइट आंसर किया तो आपको कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर रॉन्ग आंसर कर रहे हो तो आपको कितना 1 मार्क्स जो है आपका नेगेटिव में चला जा रहा है। तो कहने मतलब कि पेपर का जो मैक्सिमम जो वेटेज रहेगा कितने का रहेगा, हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना आ सकते हैं पेपर के अंदर, मैक्सिमम जो मार्क्स आ सकते हैं मेरे पास में, मैक्सिमम जो मार्क्स आ सकते हैं वो कितने मेरे पास में 100 क्वेश्चन मेरे पास में, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है।
अगर मैं राइट आंसर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, अगर मैं नेगेटिव में जाता हूं 1 क्वेश्चन तो मेरे पास में माइनस नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है एग्जाम के अंदर। राइट क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स है। इसके साथ में यहाँ पे बोल रखा है कि इंडिविजुअल भी कोई कट ऑफ नहीं है और इंडिविजुअल ना भी आपके टाइम स्लॉट है, मतलब कि ना सेक्शनल टाइम लिमिट है और ना ही आपका सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पे। तो काफी अच्छा एग्जाम है, 100 क्वेश्चन है, 400 आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। पेपर पैटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं तो चेक करते हैं। पेपर पैटर्न में क्या है, सबसे फर्स्ट जो रहेगा हमारा रीडिंग कॉम्पिटिशन, जिसे बोलते हैं कि आपका वर्बल का पार्ट के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, 80 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हुआ तो 80 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे यहाँ पे। कॉन्ट वाला पार्ट है 20 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स सेम यहाँ पे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 80 करते आपके 5 सेक्शन आ जाते हैं और 400 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में कौन सा है, फर्स्ट पार्ट में वर्बल है, सेकंड में आपका कॉन्ट है, थर्ड पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग है, फोर्थ एंड फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर जीके, एंड जीके के साथ में आपका इनोवेशन वाला पार्ट लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था। लास्ट ईयर ही इनोवेशन वाला पार्ट ऐड हुआ और मैं बोलता हूं कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो जीके के वाले पार्ट के अंदर ही आते हैं। ऐसा नहीं कि अलग से आपको चीजें पढ़नी रहेगी कि क्या कुछ रहता है। मैं बोलता हूं कि ये वाला पार्ट भी जो है आप बोल सकते हो कि इसका 20% इनोवेशन वाला पार्ट है, लेकिन 80% जो पार्ट है आपका जीके वाला पार्ट मिलता है। तो दोनों को मिलाकर बात करूं, जीके का जो वेटेज होता है आपका 40% जो है पेपर के अंदर वेटेज जीके का होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन है, 20 एंड 21 का जो पेपर पैटर्न हुआ उसके अंदर जीके के साथ में इनोवेशन पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, उसका स्कोर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, लेकिन इस बार जो पेपर हुआ उसके अंदर बोला गया था इनोवेशन पार्ट भी आपका सेक्शन ऐड किया जाता है और इसका भी जो वेटेज है वो आपका 20 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा एंड 80 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। एग्जाम का फॉर्म कैसे कुछ फिल करना, तो अभी आपके कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन जब भी आपका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है तो मैं बोलता हूं कि cmet.nta.nic पे जाओगे, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाता है 20 एंड 23 का, वहां पे फिर आपको फॉर्म फिल करना है इस फॉर्मेट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि 20 एंड 22 का परसेंटाइल क्या था, कितने स्कोर पे क्या कुछ परसेंटाइल मिल रहा था। तो मैक्सिमम मेरा स्कोर क्या था 400 में जो स्टूडेंट 350 से 316 के आसपास जो स्कोर लेके आ रहा था उसका पर्सनल रैंक जो आ रही थी वो आपके 1 to 100 के बीच में थे। जो फर्स्ट रैंक लेके आया उसका 350 था और जो 100 रैंक लेके आया उसकी रैंक थी आपके 316 के आसपास। 1000 तक रैंक के लिए गया 315 to 275। 1000 टू आपके 500 रैंक कौन से आ रही है 241 पे आ रही है। उसके बाद में आपके 5000 आसपास रैंक जो आ रही है 250 के आसपास बिलो, मतलब पेपर का अगर 60% स्कोर लेके आ जाते हो तो आपकी जो रैंक है वो कितनी 5000 के आसपास आनी स्टार्ट होती है। अब परसेंटाइल में चेक करते हैं क्योंकि सीमेट का जो स्कोर आता है वो परसेंटाइल में आता है, स्कोर में आपको काउंट नहीं किया जाता है, आपको परसेंटाइल लेके आना, जैसे कैट का एग्जाम रहता है। तो यहाँ पे जो परसेंटाइल जो बता रखा है कि 350 के आसपास जो स्कोर लेके आया तो वो आपका 100 परसेंटाइल है। उसके बाद में 286 से 310 के आसपास स्कोर लेके आया तो वो आपका 99 परसेंटाइल है। इसके साथ 261 से लेके 285 स्कोर लेके आया तो वो आपका 90 परसेंटाइल है। इसका 201 से लेके 260 के आसपास परसेंट लेके आया तो वो आपका 89 के आसपास, मतलब पेपर का अगर आप 60% 62 के आसपास लेके आता है वो आपको 90 परसेंटाइल के अंदर कंसीडर कर दिया जाता है। ओके, तो ये आपकी परसेंटाइल थी। अब चेक करते हैं कौन कौन से एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें चीजों को क्या कुछ लेके चलना है और कौन कौन से स्कोर इसका एक्सेप्ट करते हैं कॉलेज, उनको आपको अलग से फॉर्म फिल करना होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं सीमेट का एग्जाम डाल देते बोलते हैं कि हमें कॉल नहीं आया, आपको कॉलेज के लिए एक्स्ट्रा फॉर्म फिल करना होता है। कौन कौन सी कॉलेज उसका स्कोर एक्सेप्ट करती है, बोल दो कि गोवा इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट है वो सीमेट का भी स्कोर एक्सेप्ट करती है, वो कैट का भी स्कोर एक्सेप्ट करती है, वो जेड का भी स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो आपके लिए सीमेट का एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। टॉप एमबीए कॉलेज कौन कौन जिसका स्कोर एक्सेप्ट करती है, सबसे फर्स्ट केजे सोमा है, यहाँ पे 90% पे सीमेट पे आपको एडमिशन दे देती है। सेकंड पार्ट पे आपका वेलिंगटन जो आपको 85 पे परसेंटाइल दे देती है। गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो भी आपको 90 के आसपास आपको एडमिशन दे देती है। उसके बाद लर्निंग सिटी पी ईएसजी है, बिम्स्टेक है, आपके बिरला है, डीवाई पाटिल है, ये सारे कॉलेज जो आपका स्कोर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आपका एग्जाम होता है उस एग्जाम के बाद मैं एक अलग से एक सेशन करूंगा, उन सारे सेशन में अपन चेक करेंगे आप कौन कौन से स्टेट से है और उस स्टेट के में कौन कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं बात करता हूं, मैं आपको अहमदाबाद गुजरात की बात कर लेता हूं कि गुजरात के अगर आप स्टूडेंट तो आपको कौन कौन से कॉलेज के लिए टारगेट करना है। गुजरात से बाहर अगर आपको नहीं जाना है तो सीमेट का जो स्कोर जो एक्सेप्ट करती है आपके बीके कॉलेज करती है, अमृत मोदी करती है, एमएसयू बड़ौदा भी इसका स्कोर एक्सेप्ट करती है, ईडीआई गांधीनगर भी काफी अच्छा, संत कबीर भी इसका स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो ये कुछ गुजरात की टॉप कॉलेज है जिसका सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे सारे कॉलेज को अपन चेक करना स्टार्ट करेंगे कौन कौन से। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर अपन चेक करते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज के लिए टारगेट करना चाहिए। जब फॉर्म फिल करोगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज के लिए टारगेट करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कि सीमेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कुछ चीजों को पार्ट को हमें चेक करते हुए लेके चलना चाहिए। तो वन बाय फॉर्मेट चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम के पेपर पैटर्न मैंने चेक किया था कि वर्बल है, कॉन्ट है, एलआर है। तो इन तीन चीजों के लिए आपको बेसिक चीजों को लेके चलना है। आपको वर्बल की जब बात की जाती है यहाँ पे आपका ग्रामर वाला पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, फ्रेजल वर्ब्स है, आरसी है, आरसी के बाद में आपका स्टेटमेंट एडजंक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है,
ये सारी चीजों आपको चेक करते हुए लेके चलना चाहिए। एलआर के पोर्शन की अगर बात की जाती है, यहाँ पे एंड्रियल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, इसके साथ में आपका आ जाता है अरेंजमेंट वाले बेसिस पे आ जाता है, पजल वाले बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसके साथ में आपका नॉन वर्बल रैंकिंग से क्वेश्चन मिल जाता है, सॉरी वेट रैंकिंग से क्वेश्चन, जो भी आपको मैंने डिस्कस किया वो सारे टॉपिक्स आपको लेके चलना चाहिए एलआर के अंदर। एंड कॉन्ट की जब बात की जाती है, मैक्सिमम स्टूडेंट को थोड़ा हवा रहता है कि कॉन्ट सर कैसे करना, क्या कुछ है। मैं बोलता हूँ कॉन्ट के अंदर जो बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो अर्थमेटिक के आते हैं। अगर आपने अर्थमेटिक अच्छे से कंप्लीट कर ली, मैं बोलता हूँ कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आपके 15 के आसपास जो क्वेश्चन आते हैं वो किस फॉर्म में आता है, अर्थमेटिक, जिसके अंदर आपका रेशियो है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड आपका डिस्टेंस है, उसके बाद में SICI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, इन सारे टॉपिक्स अगर कवर कर तो इसी के बेसिस आपका DI के यहाँ पे आपके 3 to 5 क्वेश्चन मिलता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थे आपके 3 to 5 के 2 सेट के फॉर्म में क्वेश्चन आए थे। बेसिक DI की पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, टेबुलर बेस पे है, कैस्ट्रेट DI, अगर इन टॉपिक कर दो आराम तुम्हारा कौन का अच्छा स्कोर बन जाता है। अब आता है गेम चेंजर। सीमेट के एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो होता है जीके सेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो जीके प्रिपरेशन करते नहीं है और यही एग्जाम के अंदर आपका गेम चेंजर का रोल प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेरे काफी लास्ट ईयर जो पास्ट ईयर जो स्टूडेंट है उनका सीमेट का अगर 99% आया, उसका रीजन क्या था, उनका जीके वाला पोर्शन काफी अच्छा था, इस वजह से उनका स्कोर काफी 99 के आसपास गया। तो जीके के अंदर कौन कौन चीजों को हमें लेके चलना होता है, सबसे फर्स्ट मैं बोलता हूँ कि जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, इन सारे पार्ट को तुम्हें पढ़ने की ज्यादा नीड नहीं रहती है। मैं बोलता हूँ कि तुम एक पेज पढ़ो, 300 पेज को पढ़ना स्टार्ट करो, लुसेंट को पढ़ो, वहां से क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैं अगर इन टॉपिक्स को अगर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मुझे क्वेश्चन कितने मिलने वाला, मेरे 18 क्वेश्चन मिलने वाले। तो मेरे लिए स्मार्ट अप्रोच ये रही कि मैं इन टॉपिक्स पर फोकस करना स्टार्ट करूँ। करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है, स्टैटिक जीके का जो वेटेज रहता है वो आपका 70% के आसपास रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन सब से जो वेटेज रहता है वो आपका 10 to 15%। मैक्सिमम अगर क्वेश्चन बन भी जाते हैं 2 से 3, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं आपको पास्ट ईयर का अपडेट बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने। तो जीके के अंदर बेसिकली करंट अफेयर्स पार्ट को आपको चेक करना रहता है। इसके साथ में लास्ट के 6 to 7 मंथ्स का करंट अफेयर आप अच्छे से चेक करना स्टार्ट कर लो। एंड स्टडी जीके के अंदर आपके ज्यादा कुछ चीजें नहीं, जो चीजें फिक्स है, आपके नेशनल पार्क कौन कौन से, ज्योग्राफिकल पार्ट कौन कौन से, उन पार्ट को तुम्हें चेक करके लेके चलना चाहिए और ज्यादा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। इसके बाद में इनोवेशन वाला जो पार्ट जो ऐड हुआ है, लास्ट ईयर इनोवेशन वाला पार्ट ऐड किया। इसके अंदर क्या कुछ चीज रहती है, मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ये भी जो पार्ट है आपका जीके का ही सेशन है। एक पार्ट जो है आपका ये पूरा जीके का ही सेकंड पार्ट है। इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कितने हैं इंडिया के अंदर, न्यू यूनिकॉर्न कौन कौन से बने हैं, इसके साथ में रुपए कार्ड क्या है, एनपीसीआई क्या है, इसके साथ वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, ये जितने भी स्टार्ट में जो रिगार्डिंग जो भी चीजें आती है वो सब कुछ इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ऐड की जाती है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मेनली अगर बात की जाए, दोनों सेक्शन जो है वो आपका जीके सेक्शन को लेके चलना स्टार्ट करता है कि इंडिया में जितने भी जो पेमेंट वॉलेट जो ऐप है उनको रेगुलेट कौन करता है, एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट वॉलेट ऐप कौन कौन से हैं, उसके रेगुलेट करने वाली बॉडी के अंदर कब स्टार्ट हुए हैं, बार्ट पे क्या है, गूगल पे क्या है, ये छोटे छोटे बेसिक टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो इजी सेक्शन रहता है, लेकिन इसमें जो गेम चेंजर रोल प्ले करता है, मैंने आपसे डिस्कस किया, वो जीके सेक्शन रोल प्ले करता है। और इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस बता रहा हूँ कि पेपर 20 एंड 22 के अंदर ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन थे, साइंस एंड टेक्निक्स 2 क्वेश्चन थे, बुक्स एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन थे, अवार्ड से 2 क्वेश्चन थे और हिस्ट्री से आपको एक ही क्वेश्चन मिला है। ज्योग्राफी वाले पार्ट से आपको 2 क्वेश्चन मिले। तो मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको पार्ट को आपको पढ़ने की नीड नहीं रहती। इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन मिले आपको बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन मिले कि बैंकिंग का नेशनलाइजेशन कब हुआ, टोटल नंबर ऑफ बैंक्स कितने थे। कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर बताया कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए 20 एंड 21 के जो क्वेश्चन पेपर में जो मिले हैं कि 20 एंड 20 आपका 5 जो 20 एंड 90 का जो वर्ल्ड कप उसमें 5 कंट्रीज सेंचुरी इसने रोहित शर्मा लगाई थी। 1980 में टोटल नेशनलाइज्ड बैंक कितने कंप्लीट हुए थे, 6 बैंक हुए थे। 2019 की मिस ऑस्ट्रेलियन कौन थी, ये 1975 के टोटल वर्ल्ड कप के टोटल नंबर अवार्ड्स कितने थे। ये छोटे छोटे बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, जो आपके करंट वाले टॉपिक्स में कवर हो जाते हैं। तो ज्यादा कोई टफ एग्जाम नहीं है। अगर आप कैट के एग्जाम की फाइट कर रहे हो उसके लिए बहुत इजी एग्जाम है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट जो ऐड हो जाता है वो आपका जीके सेक्शन हो जाता है और ज्यादा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। जब ये एग्जाम आएगा उस एग्जाम की कंप्लीट मैं आप सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूंगा कि इस एग्जाम को तुम्हें टारगेट कैसे करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स में लेके चलना चाहिए, कि सर मैं 90 नहीं ले सर मैं 85 या 70 के आसपास में कैसे परसेंट लेके आ सकता हूँ, लास्ट 20 डेज की क्या कुछ प्लान होना चाहिए, उन सब पे अपन डिस्कस करना स्टार्ट करें। जब इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस टाइम एक बार वापस मैं कंप्लीट चीजों को डिस्कस करते हुए लेके चलूं। अभी मेरा मेन मकसद ये था कि आपको एग्जाम के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन से एग्जाम को हमें टारगेट करना चाहिए, जिसमें से एक एग्जाम जो हमारा सीमेट का एग्जाम रहता है। नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे वीडियो के साथ और अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जेड के एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले कि जेड का एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन सी कॉलेज का स्कोर एक्सेप्ट करती है, 1 बाय फॉर्मेट सारी चीजों को अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर। कीप वॉचिंग ई कोचिंग।